कहानी का शीर्षक है नालायक बेटा। दीनानाथ जी के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। 2 बेटे बड़े थे जिनका नाम नवीन और प्रवीण था। उन दोनों से छोटी 2 बेटी नेहा और भूमि। सबसे छोटा बेटा राघव। दीनानाथ जी का बड़ा बेटा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, तो वहीं छोटा बेटा भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर था। दोनों बेटियां नेहा और भूमि भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और दोनों की शादी हो गई थी। दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी थी। अब बचा सबसे छोटा बेटा राघव, जो कुछ जमीन थी दीनानाथ जी की, वह उसमें खेती बाड़ी का काम संभाल रहा था और साथ ही साथ अपने बाबूजी का पुश्तैनी कारोबार भी संभाल रहा था। राघव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो बाबूजी ने घर का कारोबार संभालने पर लगा दिया। एक दिन देर रात को अचानक बाबूजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई, तो माँ ने दोनों बड़े बेटों का दरवाजा खटखटाया। बहुओं को भी आवाज लगाई, परंतु सब ऐसे घोड़े बेचकर सोए हुए थे कि किसी ने भी माँ की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी, या शायद जानबूझकर नाटक कर रहे हो ना सुनने का। माँ की आवाज सुनी तो केवल छोटे बेटे ने। माँ की आवाज सुनकर और उनके कदमों की आहट पाते ही उनका छोटा बेटा राघव, जिसको वह नालायक समझते थे, उनके सामने खड़ा था और माँ से पूछ रहा था कि क्या हुआ माँ। माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। माँ ड्राइवर को बुलाने की बात कर रही थी, परंतु राघव ने सोचा कि अब इतनी रात को जल्दी से ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। उसने यह कहते हुए कि बाबूजी, मैं ही आपको अस्पताल लेकर चलूंगा, और उसने सहज और सरल शब्दों में बाबूजी से जिद की तथा अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से कार को हॉस्पिटल की ओर लेकर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। अरे धीरे चला राघव, तू बड़ा नालायक है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता। एक तो वैसे ही मेरी स्थिति खराब है, ऊपर से तेरे साथ भी सिर खपाना पड़ रहा है मुझे। हे भगवान, ये नालायक सदा ऐसा ही रहेगा क्या? कभी ना सुधरेगा। तभी नालायक राघव बोलता है, आप ज्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस गहरी सांसें लेते रहिए। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर अपने बाबूजी को डॉक्टर्स की निगरानी में सौंपकर राघव बाहर चहलकदमी करने लगता है। बचपन से लेकर आज तक बाबूजी के मुख से वह अपने लिए नालायक का संबोधन ही सुनते आया था। माँ को छोड़कर बाबूजी के साथ साथ घर के सभी सदस्य राघव को कभी उसके असल नाम से नहीं पुकारते थे। सबके सब नालायक कहकर ही आवाज लगाते थे। राघव ने भी कहीं न कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम शायद राघव ना होकर नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया, कुछ बस का नहीं इसके, इस नालायक के, अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा यह। नालायक को कोई अपने यहाँ चपरासी भी नहीं रखेगा। देखना, विवाह भी ना होगा इसका। कौन इस नालायक को अपनी बेटी का हाथ सौंपेगा? कोई नासमझ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। बाबूजी भी सदैव यही कहते रहे। खैर, भगवान की कृपा से भली भांति विवाह हो गया। पत्नी भी बहुत अच्छी मिली, लेकिन विवाह होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब यही कहते रहते हैं कि इस बेचारी के भाग्य फूटे हुए थे, जो इस नालायक के पल्ले बांध दी गई। केवल एक माँ ही है
जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। राघव केवल माँ बोलती है उसे। राघव मन में सोचता है, यदि आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी आज से मुझे नालायक, नहीं नहीं, हे भगवान, मैं माँ की भी दृष्टि में नालायक नालायक नहीं बनना चाहता हूँ। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक आई और वह हॉस्पिटल में बने हुए मंदिर में जाकर प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना करके जब वह लौट कर आया तो डॉक्टर ने बाबूजी के दिल की सर्जरी के लिए बोला। डॉक्टर ने यही कहा कि कल सुबह तक पैसे जमा करा दो। सर्जरी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। राघव रात भर बाबूजी के साथ अस्पताल में रहता है। बाबूजी को एडमिट तो कर ही दिया था, अब अगले दिन सुबह घर जाता है। उसके पास जो जमा राशि होती है वह साथ में ले लेता है, किंतु वह राशि कम होती है। उतनी धन राशि से बाबूजी की बाईपास सर्जरी नहीं हो पाएगी। सोचता है बड़े भाइयों से कहूं, लेकिन फिर सोचता है जब दोनों भाई अभी तक नहीं जागे तो अब क्या जागेंगे। पत्नी से बोलकर उसके गहने ले लेता है, साथ ही घर अपने हिस्से के घर और जमीन के पेपर भी उठा लेता है तथा एक फाइनेंसर के पास जाकर पत्नी के गहने और अपने हिस्से के घर जमीन के पेपर गिरवी रख देता है। राघव के दोनों बड़े भाई तो अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच चुके थे। बाबूजी ने अपने जीते जी घर जमीन के हिस्से करके तीनों बेटों के नाम कर दिए थे। अपने लिए तो बाबूजी ने कुछ भी नहीं रखा था। उनके दो उनके तो दो लायक बेटे थे ही, तो उन्हें क्या जरूरत थी अपने पास कुछ रखने की। खैर, बाबूजी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। दोनों बड़े भाई तो औपचारिकता निभाने आते हैं अस्पताल में। ऑपरेशन में हुए खर्चे के विषय में तो कोई जिक्र ही नहीं करते हैं दोनों भाई। बाबूजी के ऑपरेशन को 1 सप्ताह हो गया था। इस बीच दोनों बड़े बेटे एक दो बार ही अस्पताल आए बाबूजी को देखने के लिए। वहीं दोनों बहुएं तो एक बार भी अस्पताल नहीं आई। हाँ, छोटी बहू यानी नालायक की पत्नी प्रतिदिन अस्पताल आती रही, और वो भी सास ससुर के लिए पौष्टिक आहार लेकर। डॉक्टर ने आज सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी थी। राघव बाबूजी को अभी अभी घर लेकर आया ही था। उन्हें उनके कमरे में छोड़ने जा रहा था। बाबूजी को अपने कंधे का सहारा देकर बाबूजी उसका हाथ झटकते हुए एक बार फिर गुस्से में बोलते हैं, अरे छोड़ नालायक, मुझे नहीं है तेरे सहारे की जरूरत। समझता हूं मैं तुझे, तो लगा होगा कि बूढ़ा अब घर वापस लौटेगा ही नहीं, मर खप जाएगा वहीं हॉस्पिटल में। बाबूजी के मुख से ऐसी कड़वी बातें सुनकर उदास सा राघव उस कमरे से निकल जाता है। तो यह देखकर राघव की मां से अब रुका नहीं गया और वह बाबूजी से बोली, आप भी ना राघव को हर समय डांटते रहते हैं। इतना सब तो करता है बेचारा, बावजूद इसके आपके हाथों में, आपके नजर में वो सदा नालायक ही रहेगा। आप बताओ, नवीन और प्रवीण दोनों ने कुछ किया क्या? दोनों की पत्नी भी गई क्या अस्पताल में एक भी दिन देखने? उनके अपने मायके में कोई बीमार पड़ जाए तो घर सिर पर उठा लेती हैं। इसकी पत्नी भी तो रोज अस्पताल जाती थी ना, और इसने तो एक पल के लिए भी
अकेले नहीं छोड़ा आपको। देख लो, आज भी अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं उस रात को क्या हुआ था, और ना ही आज कोई चिंता फिक्र है उन दोनों को। आपके अस्पताल से आ जाने की भी कोई खबर नहीं है। बहुएं तो जानती थी, उन्हें तो पता था, परंतु बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा कि तुम्हारे बाबूजी अस्पताल से छुट्टी होकर आज घर वापस आ जाएंगे, और यह जिसे आप हर वक्त नालायक कहते हैं, यह बिना आवाज दिए ही उस दिन भी आ गया था, और उस दिन भी किसी को परेशान नहीं किया था, और न ही आज किसी को भी परेशान किया। खुद अकेला जाकर अस्पताल के खर्च की पूरी पेमेंट करके आपको घर लेकर आया है। अपनी जमा पूंजी, पत्नी के गहने और अपनी जमीन गिरवी रखकर आपका ऑपरेशन करवाया है। आपके लायक बेटों ने तो पूछा तक नहीं कि कैसे हुआ बाबूजी, बाबूजी का ऑपरेशन, कहाँ से आया इतना पैसा। कोई मतलब नहीं उनको तो इन सब बातों से। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो जानते हो आपके दोनों लायक बेटे क्या करते। आपके जाते ही मुझे भी घर से बाहर निकाल फेंकते, और आप हैं कि राघव को डांटने का, उसको शर्मिंदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हमेशा उसको नालायक कहते रहते हो। उसका एक नाम है, एक नालायक नहीं है। कुछ कहते कहते माँ फूट फूट कर रोने लगती है। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से राघव की माँ की ओर देखा, और फिर अपनी नजरें नीची कर ली। राघव की माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ, मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहा, तो क्या इस दुनिया में सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को घर, मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और बहनों आदि सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। सबका ख्याल वही तो रखता है, जबकि वह दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं, वो बेटे केवल अपनी बीवी और बच्चों के अलावा कुछ और सोचते भी हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रख लेते हैं। क्या कभी उन दोनों ने या उनकी बीवियों ने आपसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। और आप हैं कि पत्नी की बात सुनकर बाबूजी बोले, आशा, तुम भी मेरी भावनाएं नहीं समझ पाई। तुमने भी मेरे शब्द ही पकड़े, मेरी जुबान को ही देखा, मेरा दिल कभी नहीं देखा। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का गम, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है। क्या तुम समझती हो मेरा दिल पत्थर का है। हाँ आशा, सच कहूं तो दुख तो मुझे भी होता है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। पति की बात सुनकर राघव की मां चौंक गई और बोली, ये क्या कह रहे हैं आप। हाँ आशा, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो, या फिर मेरा प्यार। कहते हुए बाबूजी ने रोते हुए नजरें नीचे किए हुए ही अपने दोनों हाथ अपनी पत्नी के सामने जोड़ दिए। बाबूजी के दोनों हाथों को राघव की मां ने
झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है। मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर खड़ा हुआ वह नालायक अपने माँ बाबूजी के मध्य होने वाली सारी बातें सुन रहा था। बाबूजी की बातें सुनकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा आंसुओं में तरबतर हो गया। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लिपट जाए, परंतु उसने स्वयं को रोक लिया, क्योंकि ऐसा करते ही उसके बाबूजी चेप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। अभी वह कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे नालायक, वो दवाइयां कहाँ रख दी? या फिर गाड़ी में ही छोड़ दी है? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयां निकालकर बाबूजी के कमरे की ओर दौड़ गया। लायक बेटों ने तो अब तक बाबूजी की कोई खबर भी नहीं ली। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।